हे स्टूडेंट, मेरा नाम रितेश कुमार है। मैं एक फिजिक्स टीचर हूँ। मैं जेई एवं नीट के प्रिपरेशन करने वाला स्टूडेंट को ऑनलाइन तरीके से हेल्प करता हूँ। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक के रिवीजन लेक्चर 1 में जो कॉन्सेप्ट पढ़े थे उसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो पाए। मेरा आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जो उस वीडियो लेक्चर को नहीं देखे हैं, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक रिवीजन लेक्चर 1, तो सबसे पहले उस वीडियो लेक्चर को देख लें। उसमें इसका थ्योरी पार्ट है और फिर इस वीडियो को देखें। आज उसी में बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो लेक्चर को अंत तक देखें, जिससे कि आप सभी तरह के क्वेश्चन को समझ पाए। और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल डिस्पर्शन फिजिक्स बाय रितेश सर को डेफिनेटली सब्सक्राइब करें, बिकॉज सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है। और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आप नोटिफिकेशन को पा सकें। और अगर इस वीडियो लेक्चर से रिलेटेड कोई डाउट आपके दिमाग में आता हो तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पुट कर रखा है। अब हम लोग आज के वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है? Which of the following charge can be possessed by a body? यानी कि इनमें से कौन सा चार्ज किसी बॉडी पे हो सकता है या बॉडी के द्वारा पोजेस किया जा सकता है। यहाँ पे 3 चार्ज दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। तो हम एक एक करके इस बात को टेस्ट करेंगे कि कौन चार्ज बॉडी पे हो सकता है या बॉडी द्वारा पोजेस किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के कॉन्सेप्ट को यूज करना होगा। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? Q equal to any, where Q is the charge on the body, n is any integer and E is the magnitude of charge on an electron। तो हम लोग इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। तो यहाँ Q का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे कि n का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से n का वैल्यू क्या आ जाएगा? n इक्वल टू आ जाएगा Q अपॉन E। तो Q का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 18 इंटू 10 raised to power minus 20, और E का वैल्यू हम लोग जानते हैं 1.6 इंटू व्हाट 10 raised to power minus 19। इसको हम लोग को क्या करना है? सॉल्व करना है। देखिए सॉल्व कीजिएगा तो इस पॉइंट को हटाने से ऊपर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10 raised to power minus 19, 10 raised to power minus 19। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 5, यानी कि इसको सॉल्व करने पे आएगा 5, यानी कि n इक्वल टू 5 आया। n इक्वल टू 5, तो 5 क्या है? इंटीजर है कि नहीं है? इंटीजर है। तो यह क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के जो कंडीशन है उसको फुलफिल कर रहा है, यानी कि क्या होगा? तो ये चार्ज दिया हुआ है बॉडी पे हो सकता है या बॉडी के द्वारा पोजेस किया जा सकता है। अब हम इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर बी को सॉल्व करेंगे। इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, बस केवल यहाँ पे थोड़ा सा बदल जाएगा। बस n को हमको चेक करना है और कुछ नहीं। ऐसा जब भी क्वेश्चन आए बस सिर्फ और सिर्फ n को चेक करना है। n अगर इंटीजर आ गया तो बॉडी पे वो चार्ज हो सकता है, और अगर n इंटीजर नहीं आया तो बॉडी पे चार्ज नहीं हो सकता है।
बस। तो बी को भी इसी प्रकार से हम लोगों को सॉल्व करना है। तो बी में जो चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है क्या है, 2 इंटू 10⁻⁻20 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अच्छा, इसको सोल्व करने के लिए फिर इस पॉइंट को हटा के ऊपर ले जाएंगे तो 10 हो जाएगा। इन दोनों को सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 10⁻⁻19 और ये भी 10⁻⁻19 है, यानी कि कैंसिल हो जाएगा। 2/16 यानी कि 1/8। तो हम लोग क्या देखे, हम लोग देख रहे हैं कि n इक्वल टू आ रहा है 1/8। n इक्वल टू 1/8। 1/8 क्या है, इंटीजर है कि नॉन इंटीजर है? 1/8 एक नॉन इंटीजर है, जब यहाँ आना क्या चाहिए, इंटीजर आना चाहिए। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि ये चार्ज बॉडी पे नहीं हो सकता है या बॉडी के द्वारा प्रोजेक्ट नहीं किया जा सकता है। उसी प्रकार से इसके सी पार्ट को भी सोल्व करेंगे। काफी बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप इसको चुटकी में सॉल्व कर दीजिएगा। अब है सी। सी में जो क्यू का वैल्यू दिया हुआ है क्या है, -16 इंटू वाट 10⁻⁻19 और ई का वैल्यू तो हम लोग जानते ही हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये तो कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा क्या, -10 हो जाएगा। n का वैल्यू इस केस में कितना आएगा, n इक्वल टू -10। -10 क्या है, इंटीजर है कि नॉन इंटीजर? इंटीजर है। इंटीजर है, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो चार्ज है वो बॉडी पे हो सकता है या बॉडी के द्वारा प्रोजेक्ट किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व कर दिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है, फाइंड आउट द मिनिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मिनिमम वैल्यू ज्ञात करना है। कब, जब दो इक्वली चार्ज पार्टिकल्स एक दूसरे से 4 सेंटीमीटर के दूरी पे रखे हुए। तो इसको हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। टू इक्वली यहाँ पे पॉइंट चार्ज दे दिया तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पॉइंट चार्ज तो जैसे कि मान लीजिए कि 1.4 दे है और 1.4 दे है, दोनों पे जो चार्ज है वो इक्वल है और दोनों के बीच का सेपरेशन दिया हुआ है, उसको हम बाद में प्रूव करेंगे। मान लीजिए कि वो सेपरेशन एल है, हम बाद में एल इक्वल टू 4 सेंटीमीटर प्रूव कर देंगे। अब क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि इन दोनों के बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मिनिमम वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले हम एक्सप्रेशन लिखेंगे कि इन दो चार्ज पार्टिकल के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा उसका एक्सप्रेशन क्या होगा। तो यहाँ सिर्फ मैग्नीट्यूड की हम बात कर रहे हैं। F इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ मीडियम के बारे में कुछ भी नहीं करा। अगर कुछ भी नहीं करा तो हम ऑटोमेटिकली मान लेंगे कि उन दोनों के बीच मीडियम क्या है, वैक्यूम है। और जब कहेगा तो फिर आपको पता चल जाएगा।
तो इस केस में क्या हो जाएगा F इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। तो Q1 Q2 करेंगे तो Q स्क्वायर आ जाएगा अपॉन L स्क्वायर। तो हम लोगों ने इन दो पॉइंट चार्ज पार्टिकल के लिए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड का एक्सप्रेशन लिख लिए। अब हमको निकालना है कि इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा। तो मिनिमम के लिए हमको सिर्फ और सिर्फ इसी पर फोकस करना है, क्योंकि ये टर्म और ये टर्म तो कांस्टेंट है, इसी को हम वैरी कर सकते हैं। और Q, तो यहाँ फिर हमको क्वांटाइजेशन और चार्ज के कॉन्सेप्ट का यूज करना पड़ेगा। Q इक्वल टू N। तो अगर एक का वैल्यू मिनिमम चाहिए तो Q का भी वैल्यू क्या होना चाहिए, मिनिमम। और यहां से Q का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, Q का मिनिमम वैल्यू ऐसे तो 0 भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे 0 से मतलब नहीं है, यहाँ पे कुछ ना कुछ चार्ज है, ठीक है, इस तरह से सोचना है। तो यहाँ पे वो लिख रहा है 2 इक्वली पॉइंट चार्ज पार्टिकल्स, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ चार्ज है, ऐसा सोचना है। तो ऐसा सोचना है तो उस केस में तो Q का मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, E के इक्वल होगा जब n इक्वल टू 1 पुट करेंगे। तो जब n इक्वल टू हम 1 पुट करेंगे तो Q बराबर क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। यानी कि इस केस में हमको क्या करना होगा, यहाँ पे Q का वैल्यू क्या पुट करना होगा, E पुट करना होगा। तो हम लोग पुट कर देते हैं। वन अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, और Q के स्थान पे अगर E पुट करेंगे तो E स्क्वायर हो जाएगा, E स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया, F मिनिमम आ गया। यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे दो 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 चार्ज पार्टिकल्स है, वो कुछ ना कुछ चार्ज है। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था Q का वैल्यू 0 भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में ये भी कह रहा है कि जो चार्ज पार्टिकल्स है उसमें चार्ज है, यानी कि Q नॉट इक्वल टू 0। तो भी ध्यान देना, यहाँ चाहिए तो आप लिख भी सकते हैं टू इक्वली चार्ज पार्टिकल्स having चार्ज Q, और Q लिख दीजिए। यहाँ पे क्या लिखिएगा, Q जो है सर कि ग्रेटर देन 0 लिख दीजिए, या Q नॉट इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, दोनों ही केस में आपको काम मिल जाएगा। तो अगर ऐसा कंडीशन दिया रहेगा तब जो मिनिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, जो दोनों चार्ज के बीच ऑपरेट हो रहा है, उसका वैल्यू ये होगा। अब हमको क्या करना है, वैल्यू पुट कर देना है। पुट कर देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9 × 10⁻⁹, और E का वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹। तो उसका स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा 2.56 × 10⁻⁻38 अपॉन L इक्वल टू 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो L इक्वल टू दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, इसका मतलब क्या होगा, L स्क्वायर यानी कि 60, लेकिन 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है और हमको आंसर ऐसा ही यूनिट में लाना है। तो इसको हम मीटर स्क्वायर में चेंज कर देंगे, 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अब हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व करने पे क्या आएगा, कर लेते हैं। तो सॉल्व करते हैं इसको। तो सॉल्व करेंगे तो इस पॉइंट को हटाने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अच्छा, और ये हो जाएगा 16 × 16, तो 256।
अब एक काम करते हैं 16 इंटू 9 यानी 144 इंटू पावर का हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। इधर हो जाएगा 10 रेट टू पावर माइनस 38 है और यह है 10 रेट टू पावर 9 यानी 10 रेट टू पावर माइनस 29 और यहाँ हो जाएगा 10 रेट टू पावर माइनस 2 तो 10 रेट टू पावर माइनस 27 हो जाएगा। 10 रेट टू पावर माइनस 27 या तो ऐसा भी लिख सकते हैं, नहीं तो थोड़ा इसको अच्छा से अरेंज कर लेते हैं। 1.44 इंटू क्या हो जाएगा 10 रेट टू पावर माइनस 25 और आंसर इसका जो आएगा वो न्यूटन में आएगा क्योंकि हम लोगों ने सारा एसआई वैल्यू पुट किया है। हमने सारा क्वांटिटी को जो है एसआई में एक्सप्रेस किया है तो फोर्स का जो वैल्यू आएगा वो न्यूटन में आएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर दिया। क्वेश्चन काफी आसान था, बस एक स्थान पर थोड़ा दिमाग लगाना था कि वहां पे Q का मिनिमम वैल्यू हम लोग कैसे कैलकुलेट करें। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन में एक डायग्राम दिया हुआ है। XY क्या है कोऑर्डिनेट है और एक पॉइंट पे क्या है Q1 चार्ज लोकेटेड है, B पॉइंट पे Q2 चार्ज लोकेटेड है। A और B पॉइंट का क्या है कोऑर्डिनेट भी दिया हुआ है, Q1 Q2 का भी वैल्यू दिया हुआ है, x और y सेंटीमीटर में है। फिर कह रहा है फाइंड आउट द फोर्स एक्सर्टेड बाय Q1 ऑन Q2। Q1 के द्वारा Q2 पर लगने वाला फोर्स निकालें, यही कह रहा है। तो क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो हम लोग इसका आंसर जो निकालेंगे वेक्टर फॉर्म में निकालेंगे, यानी कि कूलम्ब लॉ में जो हम लोग वेक्टर फॉर्म में पढ़े थे हम लोग उसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। तो लिखते हैं यहाँ पे F21, इसका पहले हम मीनिंग डिफाइन कर देते हैं। मीनिंग क्या हुआ फोर्स exerted by Q1 on Q2। तो हम लोगों ने इसके मीनिंग को डिफाइन कर दिया। अब क्या करना है, अब जो कूलम्ब लॉ जो हम लोग पढ़े थे वेक्टर फॉर्म में उस एक्सप्रेशन को लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ भी कोई मीडियम मेंशन नहीं है तो हम लोग ऑटोमेटिकली मान लेंगे। तो मीडियम क्या है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर और एक हो जाएगा यूनिट वेक्टर अलोंग व्हाट AB वेक्टर। तो इसमें दो चीज जो है निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, उसी को हम लोग पहले फोकस करेंगे। इसका वैल्यू जानते हैं Q1 Q2 का वैल्यू कैसे दिया हुआ है स्मॉल r और यूनिट वेक्टर का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम स्मॉल r निकालते हैं। स्मॉल r होता क्या है, स्मॉल r होता है सेपरेशन बिटवीन टू चार्ज या सेपरेशन बिटवीन व्हाट पॉइंट चार्ज। तो r का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, इसमें r का वैल्यू निकालने का दो तरीका है। डिस्टेंस फार्मूला लगा के निकाल सकते हैं या पाइथागोरस थ्योरम लगा करके भी निकाल सकते हैं। तो जैसे भी निकालिए, हमको मन कर रहा है कि हम डिस्टेंस फार्मूला के थ्रू निकालें तो वही कर देते हैं। तो जैसे कि दो पॉइंट के डिस्टेंस का फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं या हम लोग मतलब 10th क्लास में भी पढ़े हैं। उसमें क्या होता है x1 y1 होता है, x2 y2 होता है। तो इन दोनों के बीच डिस्टेंस निकालना होता है तो क्या करते हैं, तो करते हैं हम लोग यही
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और इसको रूट के अंदर रख देते हैं। तो यहाँ पे x1 y1 x2 y2 तो x2 माइनस x1 है यानी कि 3 माइनस 0 3 का स्क्वायर तो डायरेक्ट इस बार लिख देंगे क्योंकि ज्यादा। अच्छा फिर है y2 तो y2 ये हो गया ना 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 9 प्लस 16 25 का रूट लीजिएगा तो 5 आ जाएगा। 5 क्या चीज में आएगा सेंटीमीटर में आएगा क्योंकि x और y क्या है सेंटीमीटर में है। अच्छा अब हम लोग क्या करते हैं कि इसका वैल्यू इधर लिख लेते हैं नहीं तो यार हम लोग को नहीं रहेगा। Q1 जो है 5 माइक्रो कूलम है और Q2 माइनस 10 माइक्रो कूलम और इधर से हम लोग तो अब हम लोग को क्या करना है r को निकाल लिए लेकिन r21 यानी यूनिट वेक्टर अलोंग क्या AB तो यूनिट वेक्टर अलोंग AB निकालने के लिए क्या करना होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A अपॉन इसी का क्या करना होगा मैग्नीट्यूड इसी के मैग्नीट्यूड से हम लोग को क्या करना होगा डिवाइड करना होगा। यही ना होता है यूनिट वेक्टर बिल्कुल होता है। अच्छा तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी क्या हो जाएगा 4j कैप पोजीशन वेक्टर ऑफ ए यानी कि पॉइंट ए के बारे में जहां पे Q1 लोकेटेड है। ये हो जाएगा 3i अपॉन अब है इसका मैग्नीट्यूड यानी कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालिएगा तो आ जाएगा 5। इसको हम शॉर्ट में समझा देते हैं जैसे वेक्टर अगर दिया रहता है a1i कैप प्लस a2j कैप प्लस a3k कैप तो हम लोग को जब मैग्नीट्यूड निकालना रहता है क्या करते हैं रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। यहाँ भी वही फार्मूला का हम लोग यूज किए रूट अंडर 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर तो कीजिएगा तो 5 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया हम लोगों ने दोनों क्वांटिटी का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब हम लोग को क्या करना है सब्स्टिट्यूट करना है और क्या करना है एक्चुअली जो कूलम मेला में डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन होता है वेक्टर से ही अराइज हो सकता है नहीं तो मैग्नीट्यूड वाला क्वेश्चन काफी आसानी से सॉल्व किया जा सकता है लेकिन जब वेक्टर में अगर दिया रहता है तब थोड़ा सा डिफिकल्टी आती है। डिफिकल्टी मींस वहां पे थोड़ा सॉल्व करना पड़ जाता है। 1/4 साइलन नॉट का वैल्यू होता है 9 into 10⁻⁹ Q1 into Q2। अब यहाँ ध्यान देना है कि अगर हमको करेक्ट रिलेशन फाइंड आउट करना है या करेक्ट रिलेशन लाना है तो Q1 Q2 को साइन के साथ रखेंगे जैसा कि हम लोग थ्योरी पार्ट में पढ़ चुके हैं। तो दोनों को साइन के साथ रखेंगे मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 5 into -10 तो आ जाएगा -50 ऐसा करते हैं थोड़ा इधर से लिखते हैं ताकि यूनिट वेक्टर का भी जो वैल्यू है उसको यहाँ से इसका तो हो जाएगा 9 into 10⁻⁹ ठीक है और ये हो जाएगा -15 into 10⁻⁻12। ये क्या हुआ
तो हम ऐसा यूनिट आंसर लाना चाहते हैं, तो माइक्रो कूलम है, इसको कूलम में चेंज करने के लिए 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो दोनों केस में होगा तो 10⁻⁻2 अपॉन r स्क्वायर। r हमारा कितना आया था, 5 आया था, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, लेकिन वो है सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको हमको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा। अच्छा, और इधर जो है यूनिट वेक्टर का वैल्यू कितना आया, और j कैप -3i कैप अपॉन 5। अब हम लोग सॉल्व कर देते हैं, तो इस माइनस को इधर ले जाएंगे तो उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा 9 × 2 18, ये हो जाएगा 10⁻³ और ये हो जाएगा कितना 10⁻⁻4, तो हो जाएगा 10, यानी कि कुल मिलाकर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 100, सीधा सीधे लिखते हैं 180। 180 हम लोगों ने क्या कर दिया, लिख दिया, और 180 लिख दिया, और इधर 5 से डिवाइड भी हो जाएगा, तो ये 5 तो इधर आएगा ना अल्टीमेटली। अच्छा, ये माइनस इधर अगर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3i कैप माइनस 1 और j कैप। अब इसको फाइनली हम आंसर लिखने जा रहे हैं, इसका आंसर जो है अब हम लोग फाइनली इसका लिखने जा रहे हैं। ये हो जाएगा 36 into 3 क्या हो जाएगा, 36 into 3 हो जाएगा 108 i कैप माइनस व्हाट 36 into 4 144 j कैप, और इसको ब्रैकेट में कर दीजिए और इसके आगे न्यूटन लगा दीजिए। इस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया कि जो Q1 चार्ज Q2 पे कितना फोर्स लगा रहा है। तो एक क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट था, क्योंकि इसमें इन दो क्वांटिटी का हम लोग को वैल्यू निकालना पड़ा। तो फॉर्मूला में जो है वेक्टर फॉर्म को अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि अगर डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो यहीं से पूछ सकता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 पॉइंट चार्ज जो कि स्क्वायर के वर्टिसेस पे रखा गया है। ABCD एक स्क्वायर है, इसको भी आप क्वेश्चन में मेंशन कर सकते हैं। ABCD इज अ स्क्वायर, और चार्ज का जो है कि वैल्यू भी दिया हुआ है Q = 10 माइक्रोकूलम, और स्क्वायर का इस साइड लेंथ भी दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। पूछ क्या रहा है, फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन पॉइंट चार्ज लोकेटेड एट ए, यानी कि जो ए पॉइंट पे लोकेटेड पॉइंट चार्ज है उस पे लगने वाला नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा है। तो इस केस में हम देख रहे हैं कि इस पॉइंट चार्ज के अराउंड बहुत सारा चार्ज है, तो यहाँ पे हम कौन सा मेथड फॉलो करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, हर चार्ज के द्वारा इंडिविजुअली हम निकालते हैं क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और फिर उसको वेक्टर मेथड से ऐड कर देते हैं। तो मान लीजिए कि F जो है नेट फोर्स क्या है, नेट फोर्स ऑन
द पॉइंट चार्ज located at ए एफ है। तो एफ का हम लोगों ने मीनिंग डिफाइन कर दिया। अब एफ जो होगा किसके इक्वल हो जाएगा? F1 प्लस F2 प्लस F3, क्योंकि इसके सराउंडिंग में टोटल 3 चार्ज है। अच्छा, तो हम F1 लिख लेते हैं। एक और काम कर सकते हैं हम यहाँ पे, इसको जो है हम प्रोसीड करके इसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं और इसको जो है क्या मान लेते हैं? वाई एक्सिस मान लेते हैं और इस पॉइंट को हम लोग ओरिजिन मान लेते हैं। इससे वेक्टर फॉर्म में लिखने में आसान होगा। तो F1 जो है इसके द्वारा इस पे कितना फोर्स लग रहा है वही लिखना है। तो लिखते हैं हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब दोनों तो Q ही Q है, तो क्या हो जाएगा? Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। बाद में हम L का वैल्यू पुट कर देंगे। L इज ईच साइड लेंथ ऑफ स्क्वायर ABCD। अच्छा, अब हमको यूनिट वेक्टर लिखना है किसके अलोंग? अलोंग BA। तो BA के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा? हो जाएगा माइनस आई कैप। इसीलिए हम यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इस तरह से हम लोगों ने किया था। F2 है ए वाला, इसके द्वारा जो इसमें कितना फोर्स लग रहा है उसको हम लोग लिखेंगे। क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे तो Q स्क्वायर हो जाएगा Q1 into Q2 अपॉन L स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर का जो है हर साइड का लेंथ क्या होता है? इक्वल होता है। अब यूनिट वेक्टर किसके अलोंग लिखेंगे? अलोंग DA वेक्टर। तो DA वेक्टर यानी कि माइनस जे कैप हो जाएगा, माइनस जे कैप। अब है F3 वेक्टर, ये थोड़ा सा टफ है। तो जैसे कि ये भी Q है और ये भी Q है, ठीक है? तो दो लाइन चार्जेस के बीच क्या होता है? रिपल्सन होता है, यानी कि इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है? तो इसको भी हम लोग लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन Q स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे जो डिस्टेंस लेना होगा AC, और AC क्या होता है? √2L होता है, और उसका स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा 2L स्क्वायर, ठीक है? अच्छा, 2L स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा फिगर में हम कुछ समझाना चाहते हैं, ये तो याद रहेगा कि यहाँ पे ये समझाना है कि डायरेक्शन क्या होगा F3 का, उसी को समझाना चाहते हैं। तो जो डायरेक्शन होगा इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा F3, तो हो गया F3। अच्छा, और डायगोनल यानी कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। F3 को हम आई कैप और जे कैप के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, मान लीजिए कि ये F3 का मैग्नीट्यूड F है, तो F क्या हो जाएगा? इधर भी तो 45 हो जाएगा ना, F cos 45 डिग्री माइनस आई कैप। F का हो गया यानी मैग्नीट्यूड ऑफ F3, और cos 45 है, ये हो जाएगा कितना? 1/√2, ठीक है? और ये हो जाएगा माइनस आई कैप, माइनस आई कैप। बाकी हम F3 को इधर लिखते हैं।
तो हम लोग जल्दी जल्दी लिखते हैं अब। तो माइनस आई कैप हो गया और प्लस एफ तो वही रहेगा ना, बाद में ऐसा करते हैं उसका हम इंतजाम कर देते हैं कुछ। यू स्क्वायर अपॉन 2l स्क्वायर, और इधर भी क्या हो जाएगा 1/√2 ही हो जाएगा, लेकिन माइनस देगा। सबको हमने लिख दिया। अब हमको क्या करना है, अब हमको एफ वेक्टर निकालना है, तो इसको ऐड कर देते हैं। लेकिन ऐड करने से पहले हम क्या करते हैं, इस टर्म को हम एक कांस्टेंट मान लेते हैं, उससे फायदा हो जाएगा। फायदा क्या हो जाएगा तो आप लोग देखिएगा। जैसे अब हम डायरेक्ट यहाँ रिजल्ट लिखेंगे, यहाँ कैलकुलेशन ज्यादा नहीं करेंगे। एफ वेक्टर f1, तो इसको हम c मान रहे हैं, तो क्या हो जाएगा माइनस सी आई कैप, और ए सी है तो ये भी तो वही क्वांटिटी है ना, तो सी हो जाएगा। तो माइनस सी जे कैप, माइनस सी जे कैप। अच्छा, यहाँ पे देखिए अच्छा से 1/4πε0 q स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर, ये हो गया c, तो c अपॉन 2√2, c अपॉन 2√2, ये भी तो माइनस नहीं आएगा ना, माइनस आई कैप, ठीक है। और यहां भी तो वही हो जाएगा c अपॉन 2√2, c अपॉन 2√2 जे कैप। ये वेक्टर तो हम लोग निकाल दिए हैं, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है, तो सॉल्व भी कर ही लेते हैं जल्दी जल्दी। c इक्वल टू हम लोगों को याद है, c इक्वल टू हम लोगों ने क्या मतलब कि इसके बदले पुट किया है, तो अंत में पुट कर देंगे हम लोग। अच्छा, तो अब इसको हम वेक्टर की तरह ऐड करेंगे, तो i को i के साथ ऐड कर देंगे, ठीक है। तो i को i के साथ ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस सी आई को हम कॉमन ले लेते हैं, सबसे अच्छा है। माइनस सी आई को मैंने कॉमन ले लिया, तो माइनस सी आई को जैसे ही कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस हो जाएगा 1/2√2, ठीक है। आई को इधर ही लिख देते हैं। अच्छा, जे में देखिए, जे में भी वही टर्म आएगा, जे में भी जो है वही टर्म आना है, माइनस सी को कॉमन लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/2√2 जाएगा, यानी कि एफ वेक्टर इक्वल टू ऐसा हुआ, और ये दोनों टर्म भी सेम है, तो इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, एफ इक्वल टू एक्स आई कैप, और ये भी तो एक्स है ना, तो एक्स ही लिखना है, एक्स जे कैप। तो इसका मैग्नीट्यूड, हमको तो सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है, तो मैग्नीट्यूड इसका होता है x√2 होता है, ठीक है। अब x हम क्या माने थे, a माने थे, तो x a माने थे, यानी कि हमको तो मैग्नीट्यूड लेना है, तो क्या हो जाएगा c इंटू 1 प्लस 1/2√2 और इंटू √2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये उसी मेथड से आ जाएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो आ जाएगा उसका। अच्छा, फिर हम लोगों को फर्दर सॉल्व करना है, अब बस सॉल्व नहीं हो गया है, बस और तो अब ये क्वेश्चन लगभग सॉल्व ही है, तो बस वैल्यू पुट कर देना है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए क्या हो जाएगा, c को बाहर में हम लोग रखते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा, प्लस √2 कैंसिल 1/2, और c हम लोग क्या रखे हैं याद होना चाहिए 1/4πε0 q स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर, इसी के स्थान पे हम लोग रखे थे ना 1/2 प्लस √2। देखिए इसको √2 को 1.4 ले लेते हैं, इसको 0.5 है, यानी 1.9 आ गया है,
अब यहाँ थोड़ा जल्दी जल्दी सोल्व करते हैं। 1.9 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू 10⁻⁹। अच्छा क्यू स्क्वायर, क्यू इक्वल टू था 10 माइक्रो कूलम था, तो 10 माइक्रो कूलम तो पहले स्क्वायर हो जाएगा 100, और माइक्रो कूलम है ना, तो माइक्रो कूलम है तो 10⁻, ऐसा कीजिए इसको भी तो यहाँ पे 10 माइक्रो कूलम था तो हो जाएगा 100 इंटू 10⁻⁻12, इसको कूलम में बदलने का है, अपॉन व्हाट। अब सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या सामने क्या बताओ, एल स्क्वायर, एल है 3 सेंटीमीटर, इसको स्क्वायर करेंगे तो 9, लेकिन इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे ताकि आंसर जो है एसआई यूनिट में आए। अब इसको सोल्व करना है, तो देखिए 9 से 9 कैंसिल हो गया, ऊपर करेंगे हम लोग सोल्व तो आ जाएगा 10⁻11, और ये हो जाएगा 10⁻⁻12, तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻1, और इसको डिवाइड करेंगे 10⁻⁻4 से, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻³ हो जाएगा, तो 10⁻³ हो जाएगा, तो हम लोग कर लेते हैं, तो 10⁻³ क्या हो गया 3 हो गया। अच्छा और 10⁻³ आ गया, और 1.9 से क्या करना है, मल्टीप्लाई भी तो करना है, तो मल्टीप्लाई करना है तो कितना हो जाएगा 1.9 इंटू 10⁻³ यानी कि 1900 न्यूटन। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस चार्ज पे लगने वाला नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लिया, कितना आया 1900 न्यूटन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है कि दो चार्ज पार्टिकल्स है Q1 और Q2 एक दूसरे से सेपरेटेड है, कितना डिस्टेंस पे 12 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। एक थर्ड चार्ज जो कि Q1 और Q2 के बीच प्लेस किया जाता है, जिसका तो भी वैल्यू दिया हुआ है। तो बोल रहा है या क्वेश्चन में पूछ रहा है कि थर्ड चार्ज जिस पॉइंट पे रखा हुआ है उसका डिस्टेंस फाइंड आउट कीजिए, किससे, फ्रॉम Q1, कब, ये Q3 इज इन इक्विलिब्रियम, जब Q3 इक्विलिब्रियम में है, यानी कि नेट फोर्स ऑन Q3 इज 0। तो थोड़ा इसका डायग्राम बना लेते हैं हम लोग। ये हो गया Q1, ये हो गया Q2, Q1 है Q2 है, और कहीं पे मान लीजिए कि इस पॉइंट पे Q3 रखा हुआ, और इन दोनों के बीच डिस्टेंस में दिया हुआ, मान लीजिए कोई डिस्टेंस d है, बाद में हम वैल्यू को पुट कर लेंगे, अभी नहीं पुट कर। तो हम मान लेते हैं अपने से कि तो Q3 जिस पॉइंट पे रखा हुआ है यानी कि P पॉइंट पे, उसका डिस्टेंस Q1 से x है। अगर x है तो ये कितना हो जाएगा d माइनस x हो जाएगा। Q3 चार्ज जो है इक्विलिब्रियम में है, मतलब नेट फोर्स 0 लगना चाहिए। तो देखिए Q3 में कौन कौन फोर्स लगा रहा है, Q1 लगा रहा है, Q2 लगा रहा है। तो Q1 जो फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में लगाएगा, और Q2 इस डायरेक्शन में, और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी ना कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल। तो हम सिंपली मैग्नीट्यूड के बारे में यहां लिखेंगे, क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पर Q1 Q अपॉन x स्क्वायर, Q1 Q3 लिख दीजिए। इसमें जितना चार्ज है सब पॉइंट चार्ज है, क्योंकि कूलम वाला एप्लीकेबल होता है पॉइंट चार्ज के लिए। और इन दोनों के बीच फोर्स क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या हो जाएगा
Q2 Q3 अपॉन d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब सोल्व करना है हम लोग को। ये तो कैंसिल हो गया दोनों साइड, Q3 भी कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ हम लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो ऐसा करते हैं, इसको इस साइड पर ले जाते हैं और चाहे इसको इस साइड लेते आइए। d माइनस एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, क्या हो जाएगा Q2 अपॉन Q1, Q2 अपॉन Q1 हो जाएगा। Q2 अपॉन Q1 अगर कीजिएगा तो 4 आ जाएगा, 40 अपॉन 10, ठीक है। ये हो जाएगा d माइनस एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा 4। इसको फर्दर सोल्व कीजिएगा तो d माइनस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 2 वैल्यू आएगा, प्लस माइनस 2 आएगा। हम दोनों को अलग अलग लेकर के सोल्व करेंगे। तो सोल्व हम लोग करते हैं इधर पूरा। सोल्व करेंगे और आंसर बस आ जाएगा। दोनों को हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि देखते हैं कौन सा वैल्यू जो है सुटेबल आएगा, इसलिए हम लोग को दोनों करना है। इसमें एक ही वैल्यू जो है सुटेबल होगा, बाकी जो दूसरा वैल्यू होगा वो सुटेबल नहीं हो जाएगा। लेकिन हमारा काम है कि हम लोग दोनों को लेकर के करें। तो हम लोग पहले प्लस लेके सॉल्व करते हैं। तो प्लस लेके करेंगे तो d माइनस एक्स अपॉन एक्स 2 आएगा। सॉल्व कीजिए, 2x इक्वल टू क्या आएगा, d माइनस एक्स। 3x इक्वल टू क्या आ जाएगा, d आ जाएगा। x इक्वल टू क्या आ जाएगा, d अपॉन 3 आ जाएगा। अच्छा, अब हम -2 लेके भी सॉल्व करते हैं। d माइनस एक्स अपॉन एक्स क्या आ जाएगा, -2 d माइनस एक्स इक्वल टू -2x, ठीक है। क्या हो जाएगा, d इक्वल टू माइनस एक्स, x इक्वल टू हो जाएगा -d, x इक्वल टू -d। ये एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों नहीं एक्सेप्टेबल है, क्योंकि डिस्टेंस, हम लोग x माने हैं डिस्टेंस, और डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है, इसलिए सिर्फ a वैल्यू एक्सेप्टेबल होगा। और a वैल्यू एक्सेप्टेबल है तो इसी से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। d क्या था इसमें क्वेश्चन में, d क्वेश्चन में था 12 था, तो 12 था तो 12 अपॉन क्या करेंगे, 3 करेंगे, यानी कि क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को भी आसानी से सोल्व कर लिया। तो अब हम लोग यहीं पे क्वेश्चन के सीरीज को ओवर करते हैं।